स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग हेल्थ साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हेल्थ साइंस। और हेल्थ साइंस में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? आईएमआर। और आईएमआर के रूप को भी जाना था, यानी इन्फेंट मर्टिलिटी रेट ना। और ये किस पर, कितने बच्चों पर निकाला जाता है, मतलब तो 1000 के बच्चों पर ये निकाला जाता है। और अगर एमएमआर की बात करेंगे तो एमएमआर जो होता है वो 1 लाख जो है वो माताओं पर निकाला जाता है। तो चलिए, कल आईएमआर हमने पढ़ा, आईएमआर के रूप पढ़े, जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि चाइल्ड मर्टिलिटी रेट। तो ये हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ा था ना। अब आज हम लोग, उसके बाद आज हम लोग क्या देखेंगे? एमएमआर। क्या हम लोगों को पढ़ना है? एमएमआर। और इसी में हम लोगों ने क्या, कल की क्लास में हम लोगों ने एएमडी पढ़ा था। वो क्या था? यानी एनीमिया मुक्त भारत ना। हम लोगों की कल क्लास की जो हुई थी उसमें हम लोगों ने एएमडी पढ़ा था। और ये कब शुरू हुआ था? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? तो 2018 में किसकी शुरुआत हुई थी? एएमडी यानी एनीमिया मुक्त भारत 2018 में शुरुआत हुई थी। 6x6x6 ये रणनीति थी। और 6 का मतलब क्या होता है कि लक्षित लाभान्वित, और 6 का मतलब क्या होता है कि हस्तक्षेप, एक 6 का मतलब क्या होता है? संस्थागत तंत्र ना। ये क्या है? एएमडी कब शुरुआत हुई? 2018 में। ठीक है। अब आज क्या हम लोगों को पढ़ना है? चलिए देखते हैं कि मातृ मृत्यु दर क्या है। मातृ मातृ मृत्यु मृत्यु दर हम लोगों को क्या पढ़ना है? मातृ मृत्यु दर। अच्छा, एमएमआर यानी क्या कह सकते हैं आप इसको? एमएमआर को बोल सकते हैं कि मैटरनल मर्टिलिटी रेट, यही हम लोग बोल सकते हैं ना, मैटरनल मर्टिलिटी रेट। चलिए इसको देखते हैं कि मातृ मृत्यु दर को मैटरनल मर्टिलिटी रेट। तो हम लोगों को क्या देखना है कि आज हम लोग पढ़ेंगे मैटरनल मर्टिलिटी रेट। उसके बाद क्या है? इसका मतलब होता है मातृ मृत्यु दर। अच्छा, ये होता क्या है? कितने पर निकालते हैं? 1 लाख पर। तो इसमें होता क्या है? यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख, क्या कह सकते हैं कि 1 लाख जीवित, कह सकते हैं कि 1 लाख जीवित बच्चों, 1 लाख जीवित बच्चे में पैदा करने में, मतलब 1 लाख जीवित बच्चे में आप कह सकते हैं बच्चे में, या पैदा करने में, पैदा करने में 1 लाख जीवित बच्चे पैदा करने में मरने वाली माताओं की संख्या, मतलब 1 लाख जीवित बच्चे में, मतलब 1 लाख जीवित बच्चे में, मतलब वो आप कह सकते हैं कि 1 लाख जीवित बच्चे में पैदा करने में मरने वाली माताओं की संख्या, ये क्या है? मैटरनल मर्टिलिटी रेट है। और कितने दिन के भीतर? तो 42 डेज। कितने? 42 डेज के भीतर जो माताएं मरती हैं वो क्या है? वो जो 42 डेज के भीतर अगर माताएं मरती हैं तो वो उनको किसमें काउंट किया जाएगा? मातृ मृत्यु दर में। चलिए इसको देखते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं 42 डेज के भीतर ना, के भीतर गर्भावस्था समाप्त होने पर सही प्रबंधन न होने से या न होने पर मरने वाली माताएं। तो हमने क्या समझा? मैटरनल मर्टिलिटी रेट यानी 1 लाख जीवित बच्चे पैदा करने में मरने वाली माताओं की संख्या, 42 डेज के भीतर गर्भावस्था समाप्त होने पर सही प्रबंधन न होने पर मरने वाली माताएं, ये किसके अंदर काउंट किया जाएगा? तो मातृ मृत्यु दर के अंदर। अच्छा, चलिए देखते हैं मैटरनल मर्टिलिटी रेट के अनुसार जो इसकी परिभाषा किसने दी है? WHO। किसने दी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी क्या परिभाषा दी है उसको देखते हैं। तो WHO के अनुसार, ठीक, तो इसको WHO के अनुसार देखते हैं। गर्भवती
होने पर, गर्भवती होने पर क्या कह सकते हैं, या गर्भावस्था, या गर्भावस्था की, गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के, गर्भावस्था की समाप्ति के, गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिन के भीतर, तो हमने क्या समझा, 42 डेज, 42 डेज के भीतर, 42 डेज के भीतर गर्भावस्था, गर्भावस्था, गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित, या उसके प्रबंधन से संबंधित, यानी गर्भवती होने पर कितने, या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 डेज के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से, किसी भी कारण से हुई किसी महिला की मृत्यु, महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कितने दिन के भीतर, तो जन्म से 42 दिन के भीतर, 42 दिन के भीतर मां की मृत्यु क्या है, मातृ मृत्यु दर, MMR है ना। कितने बच्चों पर निकाला जाता है, तो प्रति 1 लाख, कितने, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु। तो ये हमने क्या समझा कि WHO के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है, इसके अनुसार क्या परिभाषा है MMR की, यानी मैटरनल मर्टिलिटी रेट की क्या परिभाषा है कि गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिन के भीतर, 42 डेज के भीतर ना, 42 दिन के भीतर गर्भावस्था या प्रबंधन से संबंधित कोई भी, अगर चाहे वो गर्भावस्था या कोई और प्रबंधन से संबंधित उसको समस्या हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है कि महिला की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या कहलाएगी, मातृ मृत्यु दर कहलाएगी। ठीक है, जन्म से 42 दिन के भीतर मां की मृत्यु MMR कहलाती है। कितने बच्चों पर निकाला जाता है, तो प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु क्या है, इसमें काउंट की जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, पहले जो है ये मातृ मृत्यु जो दर था, ये पहले कितना था, 103 था, पहले 103 था, वर्तमान में जो है ये घट गया है मातृ मृत्यु दर, यानी MMR जो है वो घट गया है, घटकर 97 हो गया है, यानी 97 हो गया है। हमने क्या समझा कि पहले मातृ मृत्यु दर कितना था, 103 था, और वर्तमान में घटकर 47 हो, कितना हो गया है कि 97 हो गया है, 97 हो गया है ना। अर्थात कितने अंकों की गिरावट आई है, आप कह सकते हैं कितने, तो करीब 6 अंकों की गिरावट आई है, 6 अंकों की गिरावट आई है। पहले मातृ मृत्यु दर 103 था, अब घटकर क्या हो गया है, वर्तमान में 97 हो गया है। कितने अंकों की गिरावट आई, तो 6 अंकों की गिरावट आई है, ये हम लोगों ने देखा। अगर सबसे कम MMR की बात करें, तो सबसे कम MMR कहाँ पर है, केरल में है। कितने पर, तो 19 है ना, 1 लाख पर। तो उसके बाद क्या है, ये सबसे कम है, और उसके बाद सबसे ज्यादा की बात करेंगे, हर चीज में जो है वो केरल आगे है ना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। अभी हम लोगों ने जब क्या है कि IMR भी देखा था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, उसमें भी क्या था कि केरल ही आगे था।
सबसे कम जो है कहाँ पर है, केरल में है, 19 है 1 लाख पर। और सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, असम में। कितना है, 195 प्रति 1 लाख पर। ठीक, तो ये कितना है, 195 है ना, कितना 195 प्रति 1 लाख पर है। उसके बाद अगर बात की जाए यहीं पर SDG, ये SDG क्या है, यानी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार क्या हम बात करेंगे कि टारगेट SDG 2030, कब तक टारगेट किया है, 2030 पर क्या है, 70 है। इनका गोल क्या है कि ये हम 2030 तक ये जो मातृ मृत्यु दर है वो हम 70 को प्राप्त कर लेंगे, यानी 1 लाख पर प्रति 1 लाख पर कितने रहेंगे, 70 से कम आ जाएगी। मतलब इतने अंकों की गिरावट काफी आ जाएगी। अभी जो कि ये देख सकते हैं, ये तो 19 जो है, ये आप कह सकते हैं केरल जो है अपना स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी असम ने अपना स्थान नहीं प्राप्त किया। अभी ये जो है, जो इनका गोल है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनके अनुसार जो है अभी ये यहाँ पर बहुत ज्यादा MMR है। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या कहा कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, क्या कि 70 हो जाएगा MMR। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जहां क्या है, कितने राज्य ने, जहां पर 8 राज्य ने क्या किया है, इस गोल को अचीव कर लिया है, इस गोल को यानी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। हमने क्या समझा कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 2030 तक इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि MMR यानी मातृ मृत्यु दर को ये घटाकर कितना कर देंगे, 70 से कम कर देंगे। और अब तक जो है ये गोल को मतलब कितने राज्य ने इतना इसके अंदर कर लिया है, तो 8 राज्य जो है ऐसे जिन्होंने इस गोल को प्राप्त कर लिया है। अब चलिए उस 8 राज्य का नाम हम लोग देखते हैं। केरल में तो आप लोगों ने देखा ही, केरल में कितना हुआ है, 19 हुआ है। उसके बाद क्या है, बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्या है महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये कितनी है, 33 है। उसके बाद बात करेंगे तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी है, 43 है। उसके बाद बात करेंगे झारखंड में कितनी है, 56 है। उसके बाद बात करेंगे गुजरात में कितनी है, 57 है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तमिलनाडु, यहाँ पर कितनी है, 54 है। उसके बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश में कितना है, 45 है। उसके बाद क्या है, कर्नाटक में कितना है, 69 है ना। तो ये ऐसे 8 राज्य हैं जिन्होंने क्या किया है, SDG यानी 70 से कम है यहाँ पर, मतलब आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये 8 राज्य ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कैसे, ये आप कह सकते हैं केरल में कितना है, 19 सबसे कम है। महाराष्ट्र में 33 है, देखिए 70 के अंदर ही है। तेलंगाना 43 है, यानी आपका 43, ये भी 70 से कम है। झारखंड 56 है, ये भी 70 से कम है। गुजरात 57 है, ये भी 70 से कम है। तमिलनाडु 54 है, ये भी 70 से कम है। और आंध्र प्रदेश 45 है, ये भी 70 से कम है। कर्नाटक क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं 69 है, ये भी क्या है, 70 से कम है। तो आप लोगों ने देखा। अब आगे बात करेंगे कहाँ पर इसकी परिभाषा हमने समझी ना। और मातृ मृत्यु दर जो है वो कितने बच्चों पर निकाला जाता है, कितने दिन के भीतर होने वाली माताओं की मृत्यु को इसमें काउंट किया जाता है, 42 डेज के भीतर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है, मैटरनल मर्टिलिटी रेट। उसके बाद WHO ने इसकी परिभाषा क्या दी, कितने दिन के भीतर, 42 डेज के भीतर। और SDG ने कितने दिन का लक्ष्य रखा है, 2030 में कितने तक हो जाएगा, तो 70 के भीतर का लक्ष्य रखा है। ठीक, कितने राज्य ने प्राप्त कर लिया है, 8 राज्य ने प्राप्त कर लिया है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम की बात करेंगे तो केरल में है, और सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो असम में है। केरल में कितना है, 19 है, और असम की बात करेंगे तो वहां पर 195 यानी 195 है। ठीक, तो ये हम लोगों ने इतना देखा। चलिए बात करते हैं यहीं पर यूपी की। यूपी में MMR कितना है,
यूपी में एमएमआर जो है वो 167 है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है यूपी में एमएमआर। और सबसे अधिक जो है यूपी में, सबसे अधिक कहाँ पर है? असम में। कम की बात करेंगे तो कहाँ पर है? केरल में। ये तो हम लोगों ने देखा है। तो सबसे अधिक असम में है और कम की बात करेंगे तो केरल में है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने दो जगह यहाँ, इसको क्या है, असम में कितना है? असम में एक बार फिर से नोट कर लीजिए, असम में क्या है? 195 है। केरल में कितना है? 19 है। कितने बच्चों पर? तो कितने बच्चों पर? 1 लाख बच्चों पर। चलिए अब देखते हैं एमएमआर को कम करने हेतु क्या है प्रयास कर सकते हैं कि जिससे एमएमआर को कम किया जा सके। एमएमआर को कम करने हेतु प्रयास, जिससे क्या किया जा सके कि मैटरनल मर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। तो उसको देखते हैं वो क्या है। पहला इसमें हम क्या काउंट करेंगे? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसको क्या किस नाम से जान सकते हैं? PMSMA। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA। तो ये क्या है? इसको देखते हैं। इसमें क्या है? अभियान। ये क्या है? ये एक तरीके का क्या है? एप्लीकेशन है। इस योजना में हर महीने ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। हर महीने कितने तारीख को? 9 तारीख को। हर महीने 9 तारीख को निःशुल्क क्या की जाती है? तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि इस योजना में हर महीने की 9 तारीख को, मतलब हर महीने जो है वो 9 तारीख को क्या होगी? निःशुल्क जांच होगी। क्या होगी? निःशुल्क जांच की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? अगर बात की जाए कब इसके, तो 2016 से शुरुआत। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, ये हमने क्या समझा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, ये इसमें इस योजना के अंतर्गत क्या था कि हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क जो है वो जांच की जाती है। ठीक है। किसके मंत्रालय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत काम करता है ये? तो आप कह सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कब शुरुआत हुई थी? तो 14 नवंबर 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। कब से? 14 नवंबर 2016 से शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब है? 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब है? 11 अप्रैल को। ठीक है। तो ये क्या हम लोगों ने एक देखा, उसका क्या नाम है? PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस योजना के हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क जांच की जाती है। एक पॉइंट ये याद करने लायक है। कब किसके अंतर्गत काम करता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 14 नवंबर 2016 को शुरुआत की गई थी। और ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर क्या देखते हैं? ये तो हमने देखा। अब देखते हैं लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। क्या है? इनिशिएटिव।
लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव ना। तो ये क्या है, ये लक्ष्य का है फुल फॉर्म। उसके बाद इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें प्रसव कक्ष की एवं प्रसूति ऑपरेशन, जहां पर क्या होता है, ऑपरेशन होता है, प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2017 में ना। हमने क्या देखा इसके पहले, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 14 नवंबर 2016 को ना, प्रधानमंत्री मातृत्व विकास योजना, इसकी क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 2016 में 14 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। और ये जो लक्ष्य की है, इसका फुल फॉर्म क्या है कि लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो ये क्या है, प्रसव कक्ष की एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जिससे वहां पर हर प्रकार की सुविधा हो, कोई भी दिक्कत ना आए, जिससे क्या है कि किसी की डेथ ना हो सके ना। तो यही सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होती हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि अगर सुविधाएं नहीं होती हैं तो क्या होती है कि उस समय मतलब बहुत सी ऐसी कंडीशन बनती है डिलीवरी के टाइम कि जिससे क्या होता है, कभी क्या है कि ब्लड की कमी हो गई, कभी क्या है कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बीपी वगैरह बढ़ गया ना। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं उस टाइम आती हैं, और अगर समस्याओं का क्या है वहां पर तुरंत जो है निजात ना मिले तो क्या है कि उस टाइम क्या है डेथ हो सकती है। और यही क्या है इम्प्रूवमेंट कराने के लिए ये लक्ष्य जो है शुरू किया गया है कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जिससे वहां पर सारी सुविधा वहां पर उपलब्ध हो सके। तो ये हम लोगों ने देखा। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि काम किया जाता है, कब शुरुआत हुई थी, हमने क्या देखा कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसमें कुछ नोट कर लीजिए, क्या है, WHO के अनुसार कब, तो 2000 से 2020, कब WHO के अनुसार 2000 से 2020 के बीच में MMR में लगभग 34% की गिरावट आई है। ठीक है, तो कितनी परसेंट की, 2020 तक की जो बात की जाए तो तब तक जो है 34% की गिरावट आ चुकी थी। अब आगे बात करेंगे कौन सी, कि पोषण अभियान ना, क्या, पोषण अभियान। पोषण अभियान ये कब से शुरू हुआ था, तो 8 मार्च, पोषण अभियान 8 मार्च 2018 से शुरुआत। पोषण अभियान की शुरुआत कब से हुई, तो 8 मार्च 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से, तो राजस्थान के ना झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया। राजस्थान के झुंझुनू से इसकी शुरुआत हुई। भारत सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने या धात्री महिला, स्तनपान कराने वाली, या आप कह सकते हैं कि धात्री महिला की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। और ये जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है 15 सितंबर से कितना, तो ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कितना 15 सितंबर नहीं सॉरी, ये 1 सितंबर से 7 सितंबर 1 सितंबर से 7 सितंबर इसकी शुरुआत भारत में कब से की गई है, तो 1982 में। कहाँ पर, भारत में 1982 में शुरू हुई। तो पोषण अभियान यानी 8 मार्च 2018 से शुरुआत, राजस्थान के झुंझुनू से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, भारत सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से बच्चों, किशोरियों और जो धात्री माताएं हैं, जो क्या है आप कह सकते हैं स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, गर्भवती महिला को क्या है उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, इसका क्या है आप यहाँ पर इसका अभियान में यही चीज मेन रखा गया है कि इसमें सुधार करना। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर ये मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा, तो 1982 से ना 1982 से ये इसकी शुरुआत हुई। अब आगे देखते हैं सुमन। क्या देखेंगे, सुमन। सुमन में क्या देखेंगे, तो सुमन जो है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, और कह सकते हैं कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ये कब से शुरू किया गया, तो 10 अक्टूबर 2019 से शुरू, 10 अक्टूबर 2019 से सुरक्षित मातृत्व आश्वासन शुरू किया गया, जिसकी क्या कहते हैं, सुमन कहते हैं। अब आगे हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये किस लिए शुरू किया गया, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। फिर नेक्स्ट क्या है कि महिला व नवजात को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, महिला व नवजात को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना 10 अक्टूबर 2019 से क्या है, सुमन की शुरुआत हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं क्या, जननी सुरक्षा योजना। क्या देखेंगे कि जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना में हम लोग को क्या पढ़ना है, यानी इसको क्या कहते हैं, GSY, जननी सुरक्षा योजना। कब से शुरुआत हुई, तो अप्रैल 2005 में शुरू, 2005 में शुरू हुआ था। यह एक क्या है, यह एक मांग प्रोत्साहन, यह एक मांग प्रोत्साहन आप कह सकते हैं, मांग प्रोत्साहन सशर्त क्या है, हस्तांतरण। तो हस्तांतरण और क्या है कि ये योजना है, हस्तांतरण योजना है। उसके बाद देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, बात करते हैं उद्देश्य की। तो देखिए सब में क्या है, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों के लिए ही है ना। तो उद्देश्य क्या है कि गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। वह और क्या है, वह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना था। तो ये क्या था, जननी सुरक्षा योजना, जिसे कहते हैं GSY, जननी सुरक्षा योजना।
कब से शुरुआत हुई? अप्रैल 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। यह एक मांग प्रोत्साहन कर सकते हैं, इसके लिए था। उद्देश्य क्या था कि गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए बढ़ावा देना और क्या है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था। अच्छा, अब एक और हम लोगों ने इसकी, ये तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम क्या है? एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत कल ही हमने देखा था, AMB। AMB शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो हम लोगों ने क्या देखा था इसकी, और ये क्या है एनीमिया मुक्त भारत? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति, एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्या कि पोषण व गैर पोषण कारणों से एनीमिया के प्रसार को कम करना। एनीमिया के प्रसार को कम करना। क्या था कि पोषण व गैर पोषण कारणों से एनीमिया के प्रसार को कम करना। इसका उद्देश्य क्या था एनीमिया मुक्त भारत का? यानी AMB केंद्रीय, आप कह सकते हैं क्या है, AMB केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो 2018 में, और कल ही हमने पढ़ा था ना। इसी में 6x6 वाली जो रणनीति है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रणनीति पर ये आधारित है। तो ये हम लोगों ने कल ही इसको पूरी डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है, एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, भारत की रणनीति में इसको शुरू किया गया था। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये तो एनीमिया मुक्त भारत की बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग, ये क्या है? तो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग यानी MCH विंग, इसको क्या कह सकते हैं कि MCH विंग। MCH विंग, MCH विंग। तो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग यानी MCH विंग, इसके अंतर्गत बात करेंगे तो इसका अगर फुल फॉर्म देख ले तो मैटरनल क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग, ये मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग के इसका फुल फॉर्म है। मैटरनल एंड हेल्थ क्या है, एंड चाइल्ड हेल्थ विंग। ठीक, अब इसको देखेंगे, इसमें क्या है कि माताओं व बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता सुधार हेतु ये है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग। अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे प्रसूति यानी ICU, और क्या कह सकते हैं NDO, ऑब्स्टेटिक ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर इनिशिएटिव केयर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और दूसरा वाला नर्सिंग डेवलपमेंट ना यूनिट। तो ये हम लोगों ने NDU है, नर्सिंग डेवलपमेंट यूनिट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, प्रसूति, इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं क्या कि जटिल गर्भाधान क्या है,
करने को संभालने हेतु। तो हम लोगों ने इसको देखा, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग और आईसीयू, प्रसूति आईसीयू एंड डीयू। अब आगे इसमें देखते हैं जननी शिशु सुरक्षा। जननी शिशु सुरक्षा को देखेंगे, इसमें क्या है, JSSK जननी शिशु सुरक्षा, JSSK कार्यक्रम यहाँ पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, तो गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन ऑपरेशन, जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, और क्या होता है, मुफ्त परिवहन के लिए निदान, किसी चीज का निदान करना, दवाएं, सेवाओं की मुफ्त आपूर्ति करके उनके जेब पर पड़ने वाले खर्च को समाप्त करना। कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1 जून 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी ना। किसको, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, JSSK गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन ऑपरेशन, मुफ्त परिवहन, निदान सेवाएं और कह सकते हैं निदान दवाएं और सेवाओं की मुफ्त आपूर्ति करके उनके जेब पर पड़ने वाले जो खर्च हैं उनको क्या कर सकता है कि समाप्त करना, ये काम था न जननी शिशु सुरक्षा का। और कब शुरुआत हुई थी, तो 1 जून 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। आप एक चीज इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई चीज समझने वाली चीजें नहीं है, आप इसको कम से कम एग्जाम के पहले 5-6 बार आप इसको पढ़िए ना। 1-2 बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये भले ही कोई कह दे, कितना भी कह दे, लेकिन खुद पढ़ने की अगर बारी आएगी, कोई 5-6 और भी बहुत ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक बार में ये चीजें 1-2 बार में याद नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इतनी योजनाएं हैं, इतनी सारे कार्यक्रम हैं कि सब क्या होते हैं, एक ही में मिक्स हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं डिलीवरी पॉइंट। ये डिलीवरी पॉइंट क्या है, इसमें देखते हैं देश भर में डिलीवरी पॉइंट में देश भर में 25,000 से अधिक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिलीवरी पॉइंट को व्यापक क्या, RMHCAH प्लस, उसके बाद क्या है, इन सेवाओं के प्रावधान को मजबूत बनाने के लिए किया गया है, मजबूत बनाने के लिए किया गया है। यह बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षण आदि से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है, डिलीवरी पॉइंट है। अब आगे देखते हैं, इसमें हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, क्या है, प्रथम रेफरल इकाई। प्रथम रेफरल
इकाई, यानी आप कह सकते हैं FRU, प्रथम रेफरल इकाई FRU, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट। मानव शक्ति क्या है? मानव शक्ति रक्त भंडारण नवजात, मानव शक्ति रक्त भंडारण नवजात देखभाल आदि की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु, हमने क्या समझा? प्रथम रेफरल इकाई यानी FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट, मानव शक्ति एवं रक्त भंडारण नवजात देखभाल आदि की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु। अब आगे यहीं पर देखेंगे क्या कि इसके लिए ये चीजें हैं ना, तो क्या है? प्रथम रेफरल इकाई। उसके बाद हम लोगों ने क्या, अब आगे हम लोग को देखना है MDSR। क्या देखना है? MDSR, MDSR इसका फुल फॉर्म क्या है कि मैटरनल डेथ। उसके बाद क्या कर सकते हैं? सर्विलेंस प्रीव्यू। इसमें क्या है? मातृ मृत्यु निगरानी समीक्षा। उसके बाद प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता, और क्या है कि प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता हेतु, क्या है कि प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता हेतु। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? MDSR, मैटरनल डेथ सर्विलेंस प्रीव्यू ना, मातृ मृत्यु निगरानी समीक्षा इसके अंतर्गत होता है, यानी कि किस वजह से मातृ जो है मतलब माताओं की मृत्यु हो रही है, कितने दिन के भीतर? 42 डेज के भीतर। उसके बाद प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता हेतु कि उसका क्या है? उसकी देखभाल की जाए जिससे क्या है कोई दिक्कत ना आए और क्या है माताओं की मृत्यु ना हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है क्या? VHSND, यानी विलेज हेल्थ क्या है कि आप कह सकते हैं विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। ये क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं? ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस VHSND, ये हम लोगों ने देखा। अब ये क्या है? यह डे मनाया जाए, क्या है यह डे, और कब मनाया जाता है? मासिक दर पर। कब मनाया जाता है? मासिक दर पर। और क्या है कि पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के प्रावधान के लिए पहुंच गतिविधि। ठीक है, तो ये क्या हमने देखा? VHSND विलेज हेल्थ क्या है? सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। तो ये हम लोगों ने इसको समझा। अब आगे देखते हैं क्या है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह ये 15 नवंबर से कब? 21 नवंबर के बीच मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसमें क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, हेल्थ, ये 15 अगस्त 2020 को शुरुआत और क्या किसने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। क्या राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसने शुरू की थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। कब, 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। अब आगे यहीं पर देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना, ये क्या है, 1 जनवरी 2017 को शुरुआत की गई थी। इसमें क्या है कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं का के कल्याण हेतु महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय औसतन 6,000 रुपए महिला को दिए जा रहे थे, महिला को दिए जा रहे थे। तो मातृत्व एवं वंदना योजना, इसमें क्या था कि हर महिला को 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु हर महीने क्या है कि 6,000 रुपए दिए थे, किस मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये हम लोगों ने इसको समझा किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, कि औसतन 6,000 रुपए महिला को दिए जाते थे। ये तो हम लोगों ने कुछ प्रकार की योजनाएं देखी, जो कि माताओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, आप कह सकते हैं किशोरियों के लिए, बच्चों के लिए, मदर से संबंधित कोई मातृ मृत्यु दर को कम किया सके, बच्चों की डेथ से संबंधित, और क्या है कह सकते हैं काफी चीजें जो है उनके पोषण से संबंधित सब योजनाएं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ था, और आप इसकी पूरी डिटेल क्लास अगर आपको देखनी है तो होम मैनेजमेंट की क्लास में है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है पॉइजन, पॉइजन पढ़ना है। पॉइजन क्या है इसको समझेंगे तो मनुष्य के शरीर में जाकर ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसा कोई भी चीज, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जहर ही ना, कोई भी चीज आप खाते हैं वो आपके शरीर में जाकर आप नकारात्मक प्रभाव डालता है, आपके शरीर को प्रभावित करता है, आपके क्या कह सकते हैं कि आपके अंदर वो आपके शरीर को कमजोर बनाता है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि सुनते भी होंगे किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, फेफड़ों से संबंधित हजार बीमारियां आती है। मतलब आपके शरीर पर वो बुरा प्रभाव दिखाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको पॉइजन बोलते हैं। ये तो अपने शब्द में बात थी कि क्या है, मनुष्य के शरीर में जाकर नकारात्मक प्रभाव दिखाए वो क्या है, पॉइजन है, यानी जहर है। अब हम इसमें ये पॉइजन के प्रकार देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, पॉइजन के प्रकार। पॉइजन के प्रकार जो है इसमें अगर आप कह सकते हैं कितने प्रकार के हैं, तो ये 4 प्रकार के हैं। होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन हम लोगों को यही 4 प्रकार पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आने की एग्जाम में संभावना है। पहला क्या है, जलन उत्पन्न करने वाला, जलन उत्पन्न करने वाला। ऐसा पॉइजन जो क्या करे कि आप उसको ले लें तो क्या करे, वो आपके शरीर में, आपके अंदर क्या है, वो जलन उत्पन्न करे, ऐसा पॉइजन। ये पॉइजन के प्रकार हैं, 4 प्रकार के, जलन उत्पन्न करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसमें क्या है कि उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाला, को हानि पहुंचाने वाला। ठीक है, तो हमने क्या समझा, उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाला
पॉइजन के प्रकार में 4 प्रकार कौन कौन से? जलन उत्पन्न करने वाला, उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाए ऐसा पॉइजन। अब आगे देखते हैं निद्रा उत्पन्न करने वाला। आप जो है ले लें अगर आप ऐसे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ को जिससे क्या करें कि वो निद्रा उससे लेने के बाद निद्रा आए, तो निद्रा उत्पन्न करने वाला। और आप समझ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी 2021 में, निद्रा उत्पन्न करने वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाला या प्रभावित करने वाला। यहीं से शुरुआत कर देते हैं। चलिए, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाला या प्रभावित करने वाला, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो क्या क्या है? भांग है, और क्या है? धतूरा है। भांग कौन कौन से हैं? भांग है, धतूरा है, और क्या? क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, और क्या है? शराब है, शराब। ठीक, बात करेंगे निद्रा उत्पन्न करने वाला जो कि टीजीटी 2021 में आया हुआ था, क्या है? अफीम है, अफीम। उसके बाद क्या है? मार्फिन है, मार्फिन है। फिर क्या है? क्या है? डाइजोफार्म। क्या है? डाइजोफार्म। ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, 2 होते हैं। एक क्या है? कंपोज, कंपोज है। दूसरे नंबर पर क्या है कि वेलियस, वेलियस। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि पॉइजन जो है, ऐसा पॉइजन या ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में जाकर हानिकारक प्रभाव डाले या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो क्या कहलाता है? पॉइजन कहलाता है। और हमने क्या देखा? पॉइजन के प्रकार वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक जलन उत्पन्न करने वाला, दूसरा क्या है? उदर अथवा आहार नाल को प्रभावित करने वाला, तीसरा है निद्रा उत्पन्न करने वाला, चौथा है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला में हम लोगों ने क्या देखा? भांग है, धतूरा है, क्लोरोफॉर्म है, शराब। ये सब अगर आप लोग लेंगे तो इससे क्या होगा कि तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होगी। बात करते हैं निद्रा उत्पन्न करने वाले में, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? अफीम है, मार्फिन है, डाइजोफॉर्म है। ये सब क्या है कि कैसे बनते हैं ना? अफीम कैसे बनता है, तो आप कह सकते हैं शराब कैसे बनता है, और आप मतलब क्या है, कई प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं वो पूरा कैसे कैसे बनते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, किस पर प्रभाव डालते हैं, सारी चीजें, सारा जो है डिटेल वीडियो इसका आपका तो होम मैनेजमेंट में ये इसकी पूरा एक चैप्टर इसका है। ठीक, उसके बाद क्या है? उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाला। अब क्या है? उदर अथवा आहार नाल को पहुंचाने, इसमें क्या क्या आते हैं? सखिया है, क्या है? सखिया ना। और क्या, अगर ये सखिया की बात करेंगे तो ये सफेद रंग का पत्थर होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का पत्थर। और क्या है कि विषैले सड़े पदार्थ, विषैले सड़े पदार्थ, लेड है, और क्या है? पारा है। ये हम लोगों ने इसमें देखा। चलिए देखते हैं जलन उत्पन्न करने वाले में, इसमें क्या आता है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट नंबर पर क्या है? अमोनिया, अमोनिया। फिर क्या है? खनिज, खनिज। आप कह सकते हैं कि खनिज की मात्रा जो है, अगर जो है इसकी मात्रा जो ज्यादा बढ़ जाए तो विषाक्तता उत्पन्न कर देती है। कोई भी पोषक पदार्थ आप लोगों ने न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ा है, जो भी, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, फैट लीजिए, यानी आप कोई भी मिनरल्स लीजिए, कुछ भी, अगर आप क्या है आपके शरीर में जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा लेंगे तो वो आपके शरीर को प्रभावित करेगा ना। जैसे कि अगर आपने फैट ज्यादा ले रहे हैं, फैट आपने ज्यादा लिया तो क्या है? मोटापा बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो भी क्या है? हजार तरीके की दिक्कतें आएंगी। विटामिन वगैरह लेंगे तो भी दिक्कतें आएंगी। तो मतलब कोई भी संतुलित पदार्थ, कोई भी पोषक तत्व वो एक संतुलित मात्रा में ली जानी चाहिए, उसकी मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। उससे कम लेंगे तो भी आप पे हानिकारक प्रभाव डालेगा, उससे ज्यादा है, ज्यादा लेंगे तो भी क्या है, मतलब ये क्या है? संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। असंतुलित मात्रा में रहेगा तो वो आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। तो इसकी बात करेंगे खनिज की मात्रा। खनिज अगर मिनरल्स जो होते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, क्या उत्पन्न करेंगे? विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। कास्टिक सोडा हो गया, खनिज अमोनिया हो गया, खनिज की मात्रा हो गई, और क्या हो गया? और क्या है? कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। ये इतने प्रकार के
पॉइजन के प्रकार में हमने इतने देखे। एक बार फिर से देखते हैं, जलन उत्पन्न करने वाले में कास्टिक सोडा, अमोनिया, खनिज की मात्रा, कार्बोलिक एसिड, ये इसके अंतर्गत आ गया। उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले में चकिया है, विषैले सड़े पदार्थ हैं, लेड है, पारा है। निद्रा उत्पन्न करने वाले में अफीम है, मार्फिन है, डायजोपाम है, और क्या है, डायजोपाम दो होते हैं, एक कंपोज होता है, दूसरा क्या होता है, वेलियस होता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले ऐसे विषैले जो आप कह सकते हैं पॉइजन वाले पदार्थ कौन है, भांग है, धतूरा है, क्लोरोफॉर्म है और शराब है। ठीक, तो ये हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पर क्या देखेंगे, आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले, एक एक करके इसमें देखेंगे सब कुछ। पहले अच्छा स्टार्ट करते हैं यहां से, जलन उत्पन्न करने वाले से। क्या है कि जो जलन उत्पन्न करने वाले अगर आपने ऐसे पदार्थ ग्रहण कर लिए हैं, उनके प्रभाव को कम कर सके, उसके लिए आप क्या करेंगे, तो जलन उत्पन्न करने वाले क्या है, उत्पन्न करने वाले विष, इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिकारक पदार्थ। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर दो हैं, एक अम्लीय विष, जो हम लोगों ने विष देखा उसमें एक अम्लीय है, एक क्षारीय है। तो इसमें एक चीजें हैं कि अम्लीय विष को जब आप हटाएंगे उसके लिए क्षारीय का यूज करेंगे, क्षारीय विष को कम करना है तो आप क्या करेंगे, अम्लीय विष का यूज करेंगे। दोनों बिल्कुल भी अपोजिट ना। उसके बाद क्या करते हैं आप, अम्लीय विष में इसमें क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिकारक कौन कौन से, इसमें है चूना, खड़िया में मिलाकर जैतून का तेल पानी में ना, और दूध देने से। तो ये क्या है कि अगर आपको अम्लीय विष को कम करना है तो आप क्या करेंगे, चूना लेंगे, खड़िया लेंगे और जैतून का तेल, ये तीनों क्या करेंगे, पानी में मिलाकर दे देंगे ना। तो इससे क्या होगा कि उसके मतलब आप उसके विष को कम कर सकते हैं। यानी कि जहर को आप मतलब जो जहर है उसके बाद क्या है, उसके प्रभाव को कम किया जा सके, उसके लिए ये चीजें यूज की जा सकती हैं। दूध भी दिया जा सकता है। अब क्षारीय जो है, क्षारीय की बात करेंगे, क्षारीय विष, अगर क्षारीय विष है तो इसमें क्या करेंगे, कास्टिक सोडा और क्या, अमोनिया। कास्टिक सोडा, अमोनिया, इसमें क्या है कि किसी ने अगर मान लीजिए कास्टिक सोडा और अमोनिया किसी ने ले लिया है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्या करना है कि और क्या है कि सिरका देना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्षारीय विष को कम करने के लिए ये चीजें देनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, हमने क्या समझा इसमें, ये क्या है, इसको लगाने के लिए आप कह सकते हैं कि कथन कारण में आता है कि अम्लीय विष को कम करने के लिए क्षारीय विष का यूज, मतलब क्षारीय जो भी प्रतिकर्मक आप यूज कर रहे हैं उसका यूज करेंगे। क्षारीय विष को कम करने के लिए अम्लीय प्रतिकर्मक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष के प्रतिकारक, आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष, आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष के प्रतिकर्मक। इसमें देखते हैं कौन कौन सा आता है। तो एक क्या है, सखिया, क्या है, सखिया। अब ये सखिया क्या होता है, ये हमने क्या कहा कि सफेद पत्थर है। कैसा है, सफेद पत्थर है।
और उसके बाद अगर आपने इसको लिया है तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना होगा। और दूसरे पॉइंट पे गंधक, चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें कालेनिट, इसमें क्या करेंगे, एवं मैग्नीशिया के प्रभाव को कम करता है। और नेक्स्ट नंबर पर यहां पर देखेंगे, ये कैसा विष है, तो ये बहुत भयानक विष है। कैसा विष है, भयानक विष है। और दैनिक अम्ल से इसको, दैनिक अम्ल से प्रभाव जो है इसके कम किए जा सकते हैं। दैनिक अम्ल से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। किसको, सखिया को। और ये क्या है, एक भयानक विष है। अब आगे देखते हैं निद्रा उत्पन्न करने वाले। तीसरे नंबर पर निद्रा उत्पन्न करने वाले, निद्रा उत्पन्न करने वाले के क्या कर सकते हैं कि प्रतिकर्मक। प्रतिकर्मक इसमें क्या है, इसमें दो हैं। एक क्या हम लोग को देखना है अफीम। अगर अफीम किसी ने लिया है या लिया है गंधक लिया है तो, और अफीम लिया है तो इसमें क्या करेंगे, गर्म पानी में नमक डालकर वमन करना चाहिए। कि गर्म पानी में नमक डालकर मतलब क्या है, बुमेट करा दी जाए, तो इससे क्या है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, गंधक में भी। आगे देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विषकारक जो भी प्रतिकर्मक, तो तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले प्रतिकर्मक, इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो एक क्या है, तंबाकू है, मदिरा है, भांग है, गांजा है, तो क्या है, तंबाकू, मदिरा, भांग, गांजा, और क्या है कि अगर मतलब ये इतनी सारी चीजें हैं। चलिए देखते हैं, तंबाकू की बात करेंगे। अगर तंबाकू है तो क्या करेंगे, इसमें निकोटीन, ये कैसा विष होता है, इसमें निकोटीन नामक विष होता है। कैसा विष होता है, निकोटीन नामक विष होता है। क्या करेंगे, तंबाकू में कौन सा विष होता है, तो निकोटीन नामक विष होता है। और इसके प्रभाव को कम करने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर वोमिट कराएंगे, यानी वमन कराना। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर मदिरा के लिए, तो नींबू नमक पानी देना चाहिए। क्या देना चाहिए, नींबू नमक पानी दें ना, रोगी को वमन कराएं, अगर किसी ने मदिरा का सेवन ज्यादा कर लिया है या तंबाकू ज्यादा ले लिया है तो मतलब खा लिया, तो उसमें कौन सा विष पाया जाता है, निकोटीन नामक विष होता है। और गर्म पानी में नमक डालकर क्या करना है, वमन कराना है। मदिरा अगर ज्यादा ले लिया है तो नींबू नमक पानी देना चाहिए रोगी को, और उससे क्या है, वमन कराना चाहिए। भांग गांजा की बात करेंगे यहाँ पर, तो भांग गांजा क्या होना, अगर कोई ले लिया तो भी क्या करना है, वमन कराना है। ठीक, और अगर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब चीज लेना ही नहीं चाहिए ना, कि बाद में इतनी सारी दिक्कतें आए, आपका शरीर प्रभावित हो। लेकिन आज के समय में क्या है कि एक अब आप देख रहे हैं कि फैशन बन चुका है, इसके बगैर जो है वो कोई रह भी नहीं रहा। जितने सब शिक्षित हो जा रहे हैं उतने क्या है, ये सब चीजें, फालतू की चीजें वो बढ़ती जा रही हैं। सारी चीजें आप देख लीजिए कि ये सब बहुत ज्यादा, कोई भी त्योहार हो गया उस पर भी क्या है, यही चल रहा है। कोई फंक्शन पार्टी कुछ भी हो गया, यही सब चीजें चल रही है। मतलब अगर कह सकते हैं समाज बहुत दूषित हो चुका है इन सब चीजों से। यही कहेंगे कि समाज जो है वो बहुत दूषित हो चुका है। इन सब चीजों के फायदे नहीं है, सिर्फ शरीर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद सब लोग कहेंगे कि मुझे बीमारी कहाँ से आ गई ना। यही सब चीजें क्या है,
और आप देखते हैं कि हर त्योहार, फंक्शन, हर घरों में अगर कोई भी मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो उसमें आधे से ज्यादा जनसंख्या वही लोग हैं और वही लोग नाच रहे हैं जो इन सब चीजों का क्या है, सेवन किए हुए हैं। यही सब चीजें तो हो ही रही हैं। तो ये क्या है, भांग गांजा की बात करेंगे। अगर भांग गांजा किसी ने लिया है तो क्या करेंगे, वमन कराना चाहिए। उसके बाद क्या है कि खट्टी वस्तु खिलाएं, खट्टी वस्तु खिलाएं। और क्या करें कि अगर रोगी होश में हो तो क्या करें कि गर्म दूध दें। तो हम लोग इतनी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या है कि क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, प्रतिकारक है, इसके लिए इमाइल नाइट्राइट। चलिए, हम लोगों ने MMR देखा। उसके बाद हम लोगों ने काफी योजनाएं देखी ना, जो कि मातृ के लिए, शिशु के लिए ये सब योजनाएं चलती हैं ना। सुमन योजना हो गई और भी क्या है, मातृत्व की संबंधित योजना हो गई, सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने विष देखे। फिर निद्राकारी विष हो गया, उदर को प्रभावित करने वाले, आहार नाल को प्रभावित करने वाले, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के हमने विष देखे। अब हम लोग को क्या देखना है, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा से भी क्वेश्चन इस बार जो है, इसके पहले TGT में आया हुआ था। प्राथमिक चिकित्सा, अच्छा ये प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। यानी इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट एड। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एड इसको कहते हैं। यानी यह चिकित्सा क्या होती है कि एक आपातकालीन चिकित्सा होती है। जैसे कि कोई जानता नहीं है कि कब कहाँ दुर्घटना हो जाएगी। आप लोग घर में भी रहते होंगे, बच्चों को अक्सर चोट लगती रहती है ना। इसमें अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें, मतलब कहीं चोट लग गई, खेल रहे हैं, गिर गए हैं, हल्का सा क्या है, कोई कांटा चुभ गया, तो जो तुरंत उपचार दिया जाता है वही क्या कहलाती है कि प्राथमिक चिकित्सा। यानी कि घटना स्थल पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले दिए गए उपचार को क्या कहा जाता है, प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा जो होती है ये अस्थायी रूप से नहीं होती, ये अस्थायी होती है। कोई इसका मतलब इस तरीके से है कि थोड़ा सा उसको रिलीफ हो जाए ना। प्राथमिक चिकित्सा यही होती है कि आप तुरंत आप उपचार दें। जैसे कि किसी को ब्लड निकल रहा है, अब आप बताइए किसी को ब्लड निकल रहा है तो कोशिश करिए कि उसको रोकने की, ब्लड को रोकने की। उसके बाद क्या करिए कि आप डॉक्टर के पास ले जाइए। ठीक, ये भी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अब कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई ना, अब हड्डी टूट गई, आप उसको किस तरीके से डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, उसको इस तरीके से लटका के ले जा रहे हैं, हाथ की हड्डी टूटी है, पैर की हड्डी टूटी है, थोड़ा सा आप क्या है, ऐसा आप रिलीफ दीजिए कि रोगी को, पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिले। उसके बाद क्या है, आप ले जाइए, तुरंत तो ले जाइए, लेकिन तत्काल में आपसे हो सके तो उसके क्या है, उसके लिए उपचार देना चाहिए। हम लोगों ने प्राथमिक चिकित्सा में देखा था ना, किसके लिए देखा था, एक शारीरिक और एक मानसिक के लिए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा ही है। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा में हमने जाना कि यह कैसी चिकित्सा है, तो एक क्या है, यह आपातकालीन चिकित्सा है। कैसी है, आपातकालीन चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा आपातकालीन चिकित्सा है, या कह सकते हैं आपातकालीन चिकित्सा सहायता है। और ये क्या करती है, किसी भी चोट या बीमारी के, किसी भी चोट या बीमारी के तुरंत बाद दी जाती है, किसी भी चोट या बीमारी के तुरंत बाद दी जाती है, जब तक रोगी चिकित्सा के पास ना पहुंच जाए। यह एक हेल्प है, अस्थायी उपचार है। और क्या है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि तुरंत जो उपचार या हेल्प कर रहा है, अगर
हेल्प कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक चिकित्सक बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। उसके बाद क्या है? प्राथमिक चिकित्सा पेटी किस रंग की होती है? तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी, प्राथमिक चिकित्सा पेटी उस किस रंग की होती है? सफेद रंग की। किस रंग की? सफेद रंग की। रेड कलर की पट्टी उस पे, रेड कलर की कह सकते हैं, उस पे लाल रंग का क्या होगा? मार्क बना होगा, मार्क प्लस के आकार में मार्क बना होगा। ठीक, तो ये क्या हम लोगों ने समझा प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, यानी फर्स्ट एड आपातकालीन चिकित्सा सहायता है, यह अस्थायी होती है। घटना स्थल पर कोई है जो तुरंत उपचार दिया जाए, और कहां पर? पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले, ले जाने से पहले जो आप तुरंत उपचार दे रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम तुरंत उपचार दे रहा है उसी को प्राथमिक चिकित्सक बोलते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने इतनी चीजें समझी। प्राथमिक चिकित्सा पेटी जो है किस कलर की होती है? सफेद रंग की होती है। उस पे रेड कलर का जो होता है ये प्लस के आकार का क्या निशान बना होता है। कुछ उसमें कॉमन चीजें जो होती हैं वो दवाइयां वहां पर रखी होती हैं, उसमें उस डिब्बे में इस तरीके से होता है। और आप सभी लोगों ने क्या है ये प्रैक्टिकल किया होगा। प्राथमिक चिकित्सा वाला जो पेटी है ये बनाया जाता है ना, इसमें क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, सब कुछ जो है वो बताया जाता है और बनवाया जाता है। तो ये प्राथमिक चिकित्सा हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य को। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है? कि जीवन रक्षा करना, क्या होना कि मनुष्य का जो है उसके जीवन को बचाया जा सके ना। प्राथमिक चिकित्सा करके तत्काल तुरंत उपचार देकर मनुष्य के जीवन की रक्षा की जा सके। और क्या होता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जान बचा सकते हैं। और क्या है? ये अस्थायी व्यवस्था देना, थोड़ा आराम देना, थोड़ा आराम देना, शीघ्र चिकित्सा देना, शीघ्र चिकित्सा देना। ये सब क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य कि आप उसको थोड़ा सा आराम दे दीजिए, उसको उतना जितना दर्द हो रहा है थोड़ा सा उसको पूरा प्रयास करिए कि उसको थोड़ा हद तक उसको आराम मिले। उसको अगर उसके पास भीड़ इकट्ठा है ना, उसको इससे क्या होती है? सफोकेशन होगी, उसको बहुत उलझन बेचैनी होगी। आप उसको क्या करिए? भीड़ को थोड़ा सा खाली कर दीजिए ना। जो भी दिक्कतें हैं थोड़ा सा उसको सॉल्व करिए कि जिससे क्या है थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले। उसके बाद आप क्या करिए? तुरंत कहाँ? हॉस्पिटल या एक अच्छे डॉक्टर के पास आप ले जाइए। तो ये क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हो गए। अब बात करेंगे प्राथमिक जो चिकित्सा की आवश्यकता क्या होती है। बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता की, तो इसकी आवश्यकता, चलिए इसको देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्या है कि जब सांस लेने में दिक्कत हो, तो क्या करें कि दिक्कत हो ना, तो इसकी आवश्यकता होती है। जब किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या कोई व्यक्ति क्या है डूब रहा हो, पानी में डूब रहा हो, तो क्या करेंगे? आप तुरंत डॉक्टर को बुलाने जाएंगे, क्या करेंगे? उसको निकालेंगे ना। उसके क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में, उसपे हल्का सा अगर पानी बहुत ज्यादा भर गया है तो उसको दबा के निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है कि जब सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो भी प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। जब व्यक्ति डूब रहा हो तो भी, या किसी विषधारी जानवर ने काट लिया हो, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जब तक ले जाएंगे पूरा प्रयास करेंगे कि उसके पहले यहाँ पर जैसे कि जिस तरीके से वो बढ़ रहा है उसके पहले क्या है कुत्ते से बांध दिया जाए और आपसे जो बन पड़े उसको आप करिए। ठीक, तो ये क्या है कि विषधारी जानवर ने काट लिया हो तो भी क्या है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या है कि अगर मिर्गी बेहोशी की दिक्कत हो रही हो तो भी आपको क्या है खुद प्रयास करने की प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। बेहोशी हो तो पानी छिड़क कर कोशिश करें कि उसको आप जगाने की कोशिश करें। अचानक अगर व्यक्ति गिर गया हो या हड्डी टूट गई हो या कह सकते हैं आग लगने पर, ये सब में क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत।
क्या देखेंगे? प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत। चलिए इसके सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत में क्या देखेंगे? सबसे पहले वास्तविकता की पहचान करना चाहिए। सबसे पहले वास्तविकता की पहचान। अब इसका मतलब क्या है? एक बात बताइए, आप पहुंचे घटना स्थल पर एकाएक अचानक, ठीक, वहां पर कोई जो है कोई गिरा है। अब उसको क्या है, पहले वास्तविकता की पहचान करिए, उसको लगा कहाँ है, क्या दिक्कत आई है। मान लीजिए किसी ने मार दिया है, तो उसकी क्या है, उसके मान लीजिए हाथ की हड्डी टूटी है और आप करिए कि पैर में आप उसके उपचार करिए ना। तो पहले वास्तविकता की पहचान करिए, उसको दिक्कत क्या हुई है, हाथ टूटा, पैर टूटा, या तो आपका उसका सिर टूटा, क्या दिक्कत हुई है, उसको चोट लगी है या उसको मतलब घबराहट सी हो रही है, चक्कर आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है, अब इतनी सारी आप देख रहे होंगे कि धूप वगैरह बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वीक होते होंगे, उनको क्या है ऐसे रास्ते में चलते हुए चक्कर आ जाता होगा। तो आपको क्या लगेगा अगर वो गिर गया, वहां पर भीड़ जुट गई कि क्या किसी ने ठोकर मार दिया? नहीं, पहले आपको क्या करना है, वास्तविकता की पहचान करनी है कि आखिर रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्या दिक्कतें हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, पहले सबसे पहले वास्तविकता की पहचान करें कि क्या दिक्कत हुई है, फिर क्या है, फिर देखना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है कि यथाशीघ्र चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, यथाशीघ्र चिकित्सक के पास ना, यथाशीघ्र चिकित्सक के पास पहुंचाना। अगर सांस रुक रही हो तो क्या करें, कृत्रिम श्वसन दे। सांस रुक रही हो तो कृत्रिम श्वसन दें। और क्या है कि अगर रक्तस्राव मतलब जिससे क्या हो, अगर रक्तस्राव हो रहा हो, रक्तस्राव, तो उसे रक्त को रोकने का प्रयास करना चाहिए, रक्त को रोकने का। और क्या है, भीड़ भाड़ को हटा देना चाहिए, भीड़ भाड़ को हटाना। तो अगर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति ने जहर खा लिया हो तो क्या करना चाहिए, वोमिट कराना चाहिए। और प्राथमिक चिकित्सा जो है वो बहुत जरूरी है। किसी को क्या है, कोई जहर खा लिया तो आप तुरंत घबरा जाइए, अरे क्या हुआ, या किसी को चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, अगर बच्चे को भी लग गई, प्राथमिक चिकित्सा हर व्यक्ति को क्या है थोड़ी बहुत मतलब जानकारी इसकी होनी चाहिए ना, कि जिससे आप क्या है कि तत्काल में प्रेजेंट टाइम आप उसका उपचार कर सके। हर चीज का निवारण क्या है तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंच के नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए कि जिससे आप प्रयास करें और उसको क्या है थोड़ा सा रिलीफ दे सके। उसके बाद क्या है आप डॉक्टर के पास ले जाइए। ठीक, तो ये क्या हो गई, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत हो गए। हम लोगों ने इतनी चीजें देखी। अब हम लोग देखेंगे कि एक जो प्राथमिक चिकित्सक है, प्राथमिक चिकित्सक के गुण क्या होने चाहिए, उसका जो गुण होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। किसके, प्राथमिक चिकित्सक के गुण। प्राथमिक चिकित्सक के गुण की बात की जाएगी। तो जो प्राथमिक चिकित्सक के गुण की बात की जाएगी, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्या होना चाहिए कि मजबूत हृदय होना चाहिए। हमने क्या कहा कि चोट लग गई है, अरे मम्मी इसको चोट लगी, मतलब इसी तरीके से क्या है उसका फालतू की बातें आप और भी क्या है मतलब सबको परेशान कर दीजिए ना। अगर आप उपचार नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा सहयोग तो कर सकते हैं ना। तो क्या है कि आप उस तरीके से प्रयास करिए कि जिससे क्या है कि वहां पर आप और ज्यादा शोर मत मचाइए ना। यही सब तो है प्राथमिक चिकित्सा, उसको आराम दीजिए, भीड़ ना, मतलब आप कह सकते हैं आपको थोड़ा सा जो प्राथमिक चिकित्सक को उसको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मजबूत हृदय का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मृदुभाषी ना, मृदुभाषी। किसी को चोट लग गई है तो वो कैसे चोट लग गया है, क्या है, कहाँ, मतलब क्या है, उसको उसी समय आप डांटिए, बोलिए। तो इससे क्या है, किसने मार दिया, मतलब ऐसा करिए। उस समय आपको क्या बोलना चाहिए, मृदुभाषी। आपके शब्द जो है वो बिल्कुल भी उसमें मधुरता होनी चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। और क्या है, धैर्यवान। और क्या हो सकती है कि प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज कि प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। अगर आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप क्या है उपचार ही क्या करेंगे ना। ज्ञान होना जो है वो बहुत जरूरी है प्राथमिक चिकित्सा का। और क्या है, सहानुभूति का गुण होना चाहिए,
सहानुभूति, अगर आपके अंदर सहानुभूति का गुण नहीं है तो आप क्या है, प्राथमिक चिकित्सक नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं चतुरता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूरदर्शिता, स्पष्ट वक्ता, जो भी बात हो बिल्कुल भी स्पष्ट बोलिए, दूरदर्शी होइए कि इस तरीके से हम उपचार करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा या नहीं। तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए कि आपको सोच समझ के यहाँ पर करनी चाहिए। यही क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा है और प्राथमिक चिकित्सक के गुण हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने इतनी चीजें देखी। प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य, प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्तव्य की बात क्या की जाएगी कि उनका कर्तव्य है कि अगर ब्लड बह रहा है तो क्या किया जाए, रक्तस्राव को रोका जाए, रक्तस्राव को रोकना ना। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भी क्या है, उनको कृत्रिम श्वसन की कृत्रिम श्वसन दिया जाए, ये उनका कर्तव्य है। और क्या है कि स्वच्छ हवा का क्या है कि वहां पर प्रवेश हो, ऐसा वातावरण बनाइए, भीड़ भाड़ को हटाइए, शोरगुल माहौल मत करिए। यानी आप कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ को हटाना, भीड़ भाड़ को हटाना। और क्या हो सकता है, यहाँ पर कृत्रिम श्वसन प्रदान करना। हमने क्या कहा कि कृत्रिम श्वसन देना चाहिए अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, श्वसन देना। और क्या हो सकता है, चिकित्सक के पास ले जाना, चिकित्सक के पास ले जाना ना, दुर्घटना का विवरण देना। और क्या है कि उनका क्या है, प्राथमिक उपचार करवाना। ये नहीं कि आपके घर वालों को बुलाएंगे वही आपके पैसे देंगे ना, आप चिकित्सक के पास ले जाइए। अगर उनकी फैमिली वाले नहीं हैं तो थोड़ा बहुत क्या है आप सहयोग करिए। इसीलिए क्या है, उनमें सहयोग की भावना, एक प्राथमिक चिकित्सक के अंदर क्या होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सहयोग की भावना नहीं होगी तो वो प्राथमिक चिकित्सक नहीं बन सकता है ना। अगर वो सहयोग ही नहीं करना चाहेगा तो कोई गिरा है, कोई क्या है, कोई किसी का सिर फूटा है, हमसे क्या लेना देना है। ठीक है, वो मर रहा है, उसको मरने दो, हम तो जा रहे हैं, मेरा काम है क्या, हमको वहां पहुंचना है, पैसे कमाने हैं, या हम कहीं जा रहे हैं तो हम कैसे रुक जाए, उसके लिए हम अपना नुकसान क्यों करें। तो ऐसी भावनाएं, ऐसा विचार जो है, ऐसा व्यवहार जो है वो नहीं होना चाहिए। एक कह सकते हैं उसके अंदर जो है वो सहानुभूति का, या आप कह सकते हैं व्यवहार कुशल उसका होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए चिकित्सक के अंदर, किसके, प्राथमिक चिकित्सक के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी क्या है इसके बारे में काफी हद तक जानते होंगे। वो बातें क्या है कि घरेलू देशज औषधियां, घरेलू देशज औषधियां। ये घरेलू देशज औषधियां क्या हैं कि साधारण प्रकार के शारीरिक विकारों के निवारण के लिए घरेलू एवं आप कह सकते हैं रोजमर्रा में जो चीजें की जाती हैं उनको थोड़ा बहुत देकर किसी व्यक्ति को उपचार करना या थोड़ा बहुत आराम देना क्या है, घरेलू देशज औषधियां के अंतर्गत आती है ना। तो हमने क्या कहा कि साधारण प्रकार के क्या है, साधारण प्रकार के शारीरिक विकारों के निवारण के लिए घरेलू एवं रोजमर्रा के प्रयोग में लाने वाले जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वे क्या कहलाती हैं, वे देशज औषधियां कहलाती हैं, देशज औषधियां कहलाती हैं। तो ये हम लोगों ने घरेलू देशज औषधियां के बारे में देखा। अच्छा, इसमें क्या है, इसका महत्व क्या है, महत्व की बात करें तो इसमें क्या होगा कि प्राथमिक चिकित्सक में सहायता करेगा, सामान्य रोग के निवारण में सहायता करेगा, उसको थोड़ा बहुत क्या है रिलीफ दिया जा सकता है। और क्या होता है, इससे मतलब धन समय की बचत की जा सकती है, किसकी, धन समय की बचत की जा सकती है ना। और क्या हो सकता है, ये महत्व के बारे में बात हो रही है, धन समय की बचत की जा सकती है। इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और क्या होता है, सामान्य रोग में निवारण
सामान्य रोग में निवारण, प्राथमिक चिकित्सा में सहायता, प्राथमिक चिकित्सा में सहायता, ये सब क्या है, ये सब इसके महत्व है। चलिए बात करेंगे कि कुछ मसाले औषधियों के रूप में, कुछ मसाले औषधियों के रूप में वो कौन कौन से होते हैं। कुछ मसाले औषधियों के रूप में, एक एक करके इसको देखते हैं ये क्या इसमें आता है। जैसे कि अगर बात की जाए हींग की, हींग किसके लिए, पेट संबंधी रोग के लिए फायदेमंद। हींग की बात की जाएगी तो आप लोग देखते होंगे कि अगर पेट वगैरह में, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर बच्चों को क्या है कि अगर बच्चों को पेट में दर्द हो रहा हो तो क्या करते हैं कि उस टाइम उसके पेट पर बीच में क्या करते हैं कि हींग का हल्का सा पेस्ट बनाकर उसको क्या करते हैं पेट के बीच में लगा देते हैं। इससे उसको क्या होता है, काफी रिलीफ होता है। तो हींग जो है वो बहुत फायदेमंद होता है, ये पेट संबंधी रोग के लिए फायदेमंद होता है। सोंठ की बात की जाएगी तो सोंठ क्या होता है, ये भी वायु संबंधी रोगों के लिए होता है, वायु संबंधी रोग के लिए फायदेमंद होता है। अगर बात की जाएगी काली मिर्च की, किसकी बात करेंगे, काली मिर्च की, तो ये किसके लिए होता है, गले को साफ करने के लिए होता है, गले को साफ करने के लिए। देखिए फीवर वगैरह आता है या अगर आप कह सकते हैं कि गले में दर्द है या काढ़ा के रूप में क्या करते हैं, फीवर वगैरह आ रहा है तो काली मिर्च, तुलसी, अदरक, ये सब चीजों की क्या है, काढ़े वगैरह बनाकर, दालचीनी, ये सब डालकर क्या करते हैं, काढ़ा वगैरह बनाकर पीने से बहुत आराम मिलता है। तो काली मिर्च जो है वो गले को साफ करने के लिए होती है। और क्या कर सकते हैं, एवं कफ को हटाने के लिए, कफ को हटाने के लिए होती है। उसके बाद बात करेंगे जीरा की, तो जीरा क्या करता है कि भूख को बढ़ाने में, भूख को बढ़ाने में सहायक, पाचन क्रिया के लिए लाभकारी, पाचन क्रिया के लिए लाभकारी। किसके, जीरा जो है ये भूख को बढ़ाने में सहायक होता है, पाचन क्रिया के लिए भी लाभकारी होता है। तो अगर देखिए जीरा किस लिए होता है, इसलिए भी होता है कि जो आप कहते हैं जो धात्री माताएं होती है, जो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी माँ के लिए अगर वो क्या है जीरे को घोल बनाकर उसको पिए तो इससे क्या करता है कि वो जो जीरा है वो दूध को बढ़ाने में उसमें हेल्प करता है। तो जीरा जो है ये भूख को बढ़ाने के लिए सहायक और पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। मेथी की बात की जाएगी तो मेथी भी क्या करता है कि भूख को बढ़ाने में और वायु विकार में सहायक होता है। अजवाइन जो है, अजवाइन भी जो है ये पेट दर्द के लिए ये भी सहायक है, बहुत ही लाभकारी है अजवाइन ना। तो अगर ठंडक के मौसम में थोड़ी बहुत अजवाइन जो है वो जरूर से जरूर लेना चाहिए। थोड़ा इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो ये अजवाइन जो है ये भी पेट के दर्द के लिए क्या होती है, लाभकारी होती है। चलिए बात करते हैं हल्दी की। हल्दी जो है ये भी आप कह सकते हैं एक क्या है, कीटाणुनाशक की भूमिका निभाता है हल्दी, जो कि चोट वोट लगने पर आप देखते होंगे कि हल्दी प्याज करके अगर वहां पर बांध दीजिए, सूजन में हो गया, दर्द में, तो इन सब में क्या है कि हल्दी जो है वो बहुत फायदेमंद होती है, रक्त को शुद्ध करने के लिए होती है। तो जब भी अगर आप रात में, जैसे कि कहते भी हैं और ये चीजें होती भी हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आप अगर रात में दूध पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर उसके बाद क्या है, उसके बाद पीजिए। तो अगर किसी को चोट लग गई है तो उसको हल्दी वाला दूध दीजिए, जिससे क्या है वो दर्द का अंदर से क्या है घाव को वो हटाएगा और दर्द क्या है वो निवारण करेगा। तो हल्दी हम लोगों ने इसलिए समझा। चलिए लौंग की बात करेंगे तो ये सब लोग जानते होंगे, लौंग जो है ये किसके लिए होता है, तो दांत दर्द के लिए, लौंग दांत दर्द के लिए होता है, दांत दर्द के लिए होता है। अगर दांत दर्द हो रहा है तो आप क्या है, लौंग का तेल लगा सकते हैं दांतों में, जिससे क्या होगा कि आराम हो जाएगा। चलिए हमने हल्दी के बारे में देखा, लौंग के बारे में देखा। अदरक की बात करेंगे तो अदरक जो है ये पाचन क्रिया के लिए होती है। किस लिए, पाचन क्रिया, वायु रोग में भी क्या होता है कि सहायक होता है, वायु रोग ना। इसका फीवर वगैरह में आप देखते होंगे कि काढ़ा बनाकर पीते हैं अदरक की ना। और अगर देखिए गले वगैरह में दर्द हो रही हो तो भी क्या करते हैं, अदरक वाली चाय लेते हैं ना। काली चाय लेंगे तो क्या करेगा कि वो फायदा करेगा। खांसी वगैरह आती है तो भी क्या करते हैं कि अदरक को हल्का सा गैस पर क्या करते हैं, या किसी चीज पर हल्का सा भून लेते हैं, उसके बाद उसमें नमक लगाकर क्या करते हैं, मुंह में रखने से खांसी कम आती है।
तो ये सब चीजें क्या है, ये तो घर पे उपचार कर लेना चाहिए, तुरंत छोटी छोटी चीजों के लिए ले जाके मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है समय और क्या हो सकते हैं, धन भी आपका बचेगा। तो अदरक जो है ये इसलिए आवश्यक है। उसके बाद हमने क्या कहा, दालचीनी। दालचीनी दालचीनी किस लिए होता है, ये दस्त एवं मरोड़ में कत्थे के साथ सेवन, किसके साथ, तो कत्थे के साथ सेवन, दस्त एवं मरोड़ में कत्थे के साथ सेवन करना चाहिए, किसका, दालचीनी का। बात करेंगे नमक की, तो नमक जो है गले में सूजन को कम करता है, सूजन एवं खराश। नमक पानी के गरारे अगर आप करिए तो इससे क्या होगा, गले में सूजन खराश होता है। अगर आप कह सकते हैं कि सूजन है, तो अगर आपके पैरों में सूजन है तो क्या करते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए और नमक उसमें डालकर थोड़ा देर अगर पैर रखिए, तो उससे क्या है, उसमें भी नमक पानी से सिकाई करने से भी क्या है, काफी राहत मिलती है। तो ये क्या है, नमक भी बहुत फायदेमंद है। चलिए आगे देखते हैं, हमने क्या देखा, अब हम लोग देखते हैं राई। राई को देखेंगे तो राई क्या है, राई ये भी क्या करता है कि दर्द एवं सूजन में राहत। पीसी हुई राई मिर्गी के रोगी या रोगी को कह सकते हैं, पीसी हुई राई रोगी को सुहाने से उसकी मूर्छा दूर होती है। तो अगर आप पीसी हुई राई क्या करते हैं कि रोगी को सुहाते हैं, जिसको मिर्गी आ रही है, तो इससे क्या होता है, रोगी की मूर्छा जो होती है वो दूर होती है। चलिए हम लोगों ने ये मसाले को देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ सामान्य पदार्थ औषधियों के रूप में, कुछ सामान्य पदार्थ देखेंगे। सामान्य पदार्थ इसके औषधियों के रूप में इसमें देखते हैं, पहला क्या है, पुदीना। पुदीना क्या है, तो पुदीना क्या करता है, इसकी आप देख रहे होंगे, ये पाचन क्रिया के लिए बहुत लाभकारी है। किसके लिए, पाचन क्रिया के लिए लाभकारी है। और इस टाइम आप देखेंगे गर्मी के समय में लू लगने पर क्या करते हैं, और वह भी पेट को ठंडा करता है। ये इसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है। आप देखिए पन्ना वगैरह पिएंगे और क्या है, गन्ने का रस वगैरह पिएंगे, सब में क्या है, आपको पुदीना मिलेगा। पुदीना जो है वो बहुत फायदेमंद है, पाचन क्रिया के लिए क्या है, क्रिया के लिए लाभकारी है। उल्टियों को बंद करता है। चूना की बात करेंगे तो चूना क्या है, ये हल्दी के साथ पीसकर, हल्दी के साथ आप कहते हैं, हल्दी के साथ मिलाकर चोट या मोच पर लगाने पर दर्द कम होता है या दर्द में राहत मिलती है। बात करेंगे फिटकरी की। तो फिटकरी क्या है, ये रक्तस्राव को रोकती है, रक्तस्राव को रोकने में सहायक। फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक, संक्रमण रोधी होती है। मुंह में छाले पड़ने पर फिटकरी फायदा करती है ना। तो ये हम लोगों ने देखा कि फिटकरी के फायदे, ये आप लोग जानते भी होंगे, ये संक्रमण रोधी होती है। पहले जो है मतलब अभी भी आप देखते होंगे, जहाँ ये सेविंग वगैरह मतलब करते हैं ना, तो क्या है कि अगर जरा सा कट जाता है तो क्या करते हैं, फिटकरी से हल्का सा रब कर लेते हैं। तो ये क्या है, फिटकरी बहुत फायदेमंद है। तो ये हम लोगों ने चूना देखा, पुदीना देखा, फिटकरी देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, कत्था देखते हैं। कत्था भी क्या करता है, मुंह के छालों के लिए फायदेमंद होता है। कत्था ना, तुलसी हम लोगों ने समझा, कत्था तुलसी, ये भी मुंह के छालों के लिए। तुलसी की बात करेंगे तो तुलसी जो है ये बहुत फायदेमंद होती है। क्या होती है कि सर्दी जुकाम बुखार में लाभकारी, सर्दी
जुकाम बुखार में लाभकारी। उसके बाद हम लोगों ने तुलसी की बात की। अब नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे प्याज की। प्याज भी जो है वो पुदीने के साथ अगर रस मिलाकर, किसके साथ, पुदीने के रस मिलाकर दें तो बीमारी में लाभकारी होता है प्याज ना। और क्या होता है कि अगर किसी ने, बिच्छू ने ना, या कह सकते हैं बिच्छू, ततैया, ततैया, इन सब ने क्या है कि मतलब काट लिया है, तो क्या कर सकते हैं कि इसे बिच्छू ततैया ने काट लिया है तो क्या करेंगे, इसे किसके साथ, इसे नौसादर के साथ, नौसादर के यानी अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड के साथ मिलाकर लगाया जाता है, साथ मिलाकर लगाया जाता है। उसके बाद क्या है कि प्याज का रस अदरक के साथ देना चाहिए, प्याज का रस अदरक और किसके साथ, शहद के साथ मिलाकर क्या है, चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। जब भी आप प्याज का रस दे रहे हैं किसके साथ देंगे, अदरक और शहद के साथ मिलाकर जब आप देंगे चाटने के लिए तो इससे खांसी ठीक हो जाती है। और क्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर पर, वो क्या है, तो इसमें देखेंगे क्या है कि नारियल का तेल। नारियल का तेल क्या करता है, ठंडा करता है। घाव पर लगाने से नारियल का तेल घाव पर लगाने से फायदा करेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखेंगे गुलाब जल। गुलाब जल जो है ये भी बहुत फायदेमंद है आंखों के लिए, आंखों के लिए गुलाब जल फायदेमंद हो ना। तो आप लोग जानते ही है कि गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी, ये सब चीजें जो है बहुत फायदेमंद करती है। ये आपके चेहरे के लिए भी बहुत फायदा करता है और ये भी क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। तो गुलाब जल किसके लिए फायदेमंद है, आंखों के लिए फायदेमंद है। मुलेठी की बात करेंगे तो मुलेठी जो है, मुलेठी ये खांसी में आराम देती है, खांसी में आराम ना। और खांसी तथा गले की, किसकी, गले की खराश में भी, गले की खराश में आराम। तो मुलेठी खांसी और गले की खराश में क्या करती है कि आराम देती है। बात करेंगे इसबगोल। इसबगोल क्या है, इसबगोल की जो भूसी आती है वो भी बहुत फायदेमंद है। ये क्या करती है, कब्ज को दूर करती है, कब्ज को दूर करने में सहायक। तो ये सब चीज क्या है आपकी, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ये प्राथमिक चिकित्सा में आपके लिए कारगर होते हैं, लाभकारी होते हैं। बात करेंगे नीम की पत्तियां की। तो नीम की पत्तियां ये क्या होती है, नीम की पत्तियां ये चर्म रोग के लिए लाभकारी, चर्म रोग के लिए लाभकारी। कीटाणुनाशक होती है ना, कीटाणुनाशक होते हैं। जैसे कि आपने अनाज वगैरह रखा, उसमें आप नीम की पत्ती को सुखवा कर आप रख दीजिए तो उसमें कीटाणु जो है वो नहीं लगते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ इस तरीके के देखे। अब आगे क्या है, कुछ मतलब अन्य सामान्य पदार्थ देखे। अब कुछ रासायनिक पदार्थ औषधियों के रूप में देखेंगे। कुछ रासायनिक पदार्थ औषधियों के रूप में, कुछ रासायनिक पदार्थ औषधियों के रूप में देखेंगे। इसमें क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। पहला क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे तो ये बिच्छू एवं सर्पदंश, बिच्छू एवं सर्पदंश क्या होता है कि इसी को लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा। बिच्छू एवं सर्पदंश की स्थिति में क्या है, लाल दवा क्या करता है कि लाल दवा से घाव भरने से ये विष का प्रभाव कम होता है, ठीक। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है कि बिच्छू एवं सर्पदंश में जहां वो काटा है वहां पर क्या है, लाल दवा लगा देंगे तो उससे विष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए बात करेंगे स्प्रिट की। तो स्प्रिट जो होता है वो भी बहुत फायदेमंद होता है। किससे, घाव को साफ करने के लिए। स्प्रिट घाव को साफ करने के लिए फायदेमंद। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, बोरिक एसिड। ये क्या है, ये कीटाणुनाशक है।
कीटाणुनाशक, ये भी क्या होता है कि घाव को धोने में सहायक। डिटॉल वगैरह को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सब भी क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब बात करेंगे किसकी, मर्क्यूरोक्रोम, ये भी किस लिए होता है, तो घाव को शीघ्र भरने में लाभकारी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखेंगे अमोनिया क्या है, सूंघने से बेहोशी दूर होती है। तो अमोनिया क्या करेंगे, अगर आप सूंघेंगे तो इससे क्या होगा कि बेहोशी दूर होगी, ये अमोनिया की बात हो गई। बात होगी अमृत धारा की, तो अमृत धारा का यूज क्या है, ये उल्टी एवं दस्त की महत्वपूर्ण औषधि है, चलिए बात करते हैं डिटॉल के बारे में। हमने देखा कि डिटॉल जो है ये कीटाणुनाशक है ना। और क्या है बरनाल, ये क्या है, बरनाल जो है जले पर लगाने के लिए। और बात करेंगे आयोडेक्स की, तो आयोडेक्स क्या है, आयोडेक्स ये दर्द निवारक है। क्या है, दर्द निवारक, जहां दर्द हो रहा हो वहां पर क्या है, आयोडेक्स आप लगा सकते हैं। बात करेंगे कुनैन की गोली, तो कुनैन की गोली ये किस लिए लाभकारी होती है, तो ये कुनैन की गोली जो होती है मलेरिया के बुखार में लाभकारी होती है। और क्या किससे प्राप्त होती है, तो चिनकोना पेड़ की छाल से इसकी प्राप्ति होती है। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी जो कि आप लोग क्या है कि घर में इसको यूज कर सकते हैं। ये प्राथमिक चिकित्सा के लिए बहुत बेस्ट होती है। प्राथमिक चिकित्सा को हमने समझा कि डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व तुरंत शीघ्र उपचार देना, ऐसा उपचार जो कि अस्थायी होता है, ये अस्थायी नहीं होता है, ऐसा उपचार जो है ये प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। ठीक, तो प्राथमिक चिकित्सक के गुण के बारे में समझा। एमएमआर क्या होती है, कहाँ पर एमएमआर जो है ज्यादा है, कहाँ पर है, केरल में कितना है, 19 है ना। उसके बाद क्या है कि और उसके बाद कहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, केरल में सबसे कम है, कितना है, 19 है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, असम में है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 70 का लक्ष्य रखा गया है कि 70 के अंदर जो है एमएमआर को कर दिया जाएगा। 8 राज्य ऐसे हैं कि जो इस चीज को, जो ये गोल है उसको अचीव कर लिए हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक थी, और इसकी मात्र एक क्लास और हेल्थ साइंस की चलेगी। उसके बाद क्या है, आप लोगों का हेल्थ साइंस जो है वो यही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।